नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में आयुर्वेद के खिलाफ एक दुष्प्रचार चल रहा है। क्या भारत में आयुर्वेद की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है तो उस कदम को घेरने की कोशिश होती है। क्या भारत में जो एलोपैथी कंपनियां हैं और जो डॉक्टर हैं, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर हैं, वो जानबूझकर आयुर्वेद को दबाते हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है अपने आप को बचाने का पतंजलि के लिए। तो इस तरह के नैरेटिव्स बाजार में आ रहे हैं क्योंकि पतंजलि एक खास विचारधारा, एक खास आइडियोलॉजी, एक खास तरह की आईटी सेल और एक खास तरह के व्हाट्सएप समूह का आइकन है, हीरो है। कैसे है इस पर बाद में बात करेंगे। तो बार बार एक चीज़ सामने आ रही है कि आयुर्वेद के खिलाफ दूसरा एक तर्क आ रहा है क्योंकि बाबा रामदेव ने या पतंजलि ने भारत में एक कारोबार खड़ा किया और वो कारोबार हिंदुस्तान लीवर जैसी और दूसरी बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय एफएमसीजी कंपनियां हैं उनको चुनौती दे रहा है। और ये इतना सामान बना रहे हैं, इतना इनका सामान बिक रहा है कि उन कंपनियों को ये अखर रहा है और वो कंपनियां इनके खिलाफ एक माहौल बना रही हैं, दुष्प्रचार कर रही हैं और वही इनके खिलाफ केस करवा रही हैं। तो ऐसा है क्या, नहीं है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम उस एक अभियान की तरफ चलते हैं, ट्विटर पे चलाया गया, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने ये कह दिया कि वी विल रिप यू अपार्ट। अब वी विल रिप यू अपार्ट को अंग्रेजी में रिप का मतलब होता है फाड़ना, तो अंग्रेजी में वैसा लगता है और हिंदी में इसका अपने आप अगर अनुवाद करें लोग, मुहावरे का अनुवाद शब्द से नहीं होता, तो लगता है कि जैसे उन्होंने कह दिया हम टांग पे टांग धर के आपको चीर देंगे। बस इसी एंगल को उठा के पूरे दिन ट्विटर पे आईटी सेल वाले लगे रहे, 2-2 रुपए वाले, जबकि इसका मतलब होता है कि हम आपके बखिया उधेड़ देंगे, यानी आपकी पोल खुल जाएगी, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कहा गया। खैर, तो ये पतंजलि का जो विवाद है इसमें क्या सचमुच आयुर्वेद शामिल है? सचमुच आयुर्वेद को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की जंग है? क्या बाबा रामदेव या पतंजलि आयुर्वेद के प्रतिनिधि बन गए हैं, आयुर्वेद का पर्याय हो गए हैं? बाबा रामदेव कुछ भी करें वो आयुर्वेद होगा? इसको समझने के लिए हमको इस पूरे मुकदमे को समझना पड़ेगा। मसला है फरवरी 2021 का। पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च की और ये कहा कि ये कोरोनिल कोविड का इलाज करती है और ये भी कहा कि ये WHO से अप्रूव्ड है और आयुष मंत्रालय ने भी इसको अनुमति दी है। इस बात को पुख्ता करने के लिए देखिए किस तरह से फैलेसीज इस्तेमाल की जाती हैं, झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाती है। कुछ अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल किया गया, मंत्रियों को वहाँ खड़ा कर दिया गया ताकि लोगों को लगे हाँ भारत में वाकई चमत्कार हो गया, कोई आविष्कार हो गया। और ये बाबा रामदेव ने इसके खड़ा करके पूरा एक माहौल बनाया। इस माहौल के बनने के बाद इस देश भर में सवाल उठा कि भैया ये दवा कम से कम जब तक इस देश में सिविक सोसाइटी है कोई उल्लू बना के नहीं जा सकता। तो सवाल उठा कि ये दवा, क्या कहा आपने, WHO से अप्रूव्ड है? तो WHO बोला कि हमसे तो अप्रूव्ड नहीं है। एक सीक्रेट दवा जिसका फार्मूला भी सीक्रेट है WHO से कैसे अप्रूव हो सकती है? तो लोग चौंके। उसके बाद में आयुष मंत्रालय ने, और सबसे बड़ी बात जो हमारा जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है DGCI है, उसने भी कहा हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं दिया। अब कहीं से भी परमिशन नहीं मिली थी और ये आदमी जब दूसरी लहर थी कितने लोग मारे जा रहे थे, उसके बीच में कह रहा है धड़ल्ले से मेरी दवा खाओ ठीक हो जाओगे। इसके अलावा फिर उसने अपना इंस्टांस बदला क्योंकि जब सारी तरफ से घिर गए, WHO ने नकार दिया, तो बाबा रामदेव ने इसको बदल के कहा कि हम इसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे अब हम इसका लाइसेंस लेंगे। पहले कह दिया ये कोविड का इलाज है, यानी दवा, दुनिया की पहली दवा खोज ली गई, ये दावा किया गया था। उसके बाद में कहा गया कि इम्यूनिटी बूस्टर है। अब अगर ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद के तहत आपने इलाज खोज लिया है, तो आयुर्वेद की कोई भी दवा होती है वो ग्रंथों में वर्णित होती है
और अगर आप आयुर्वेद की दवा खाते हैं या दवा का इस्तेमाल करते हैं या आपने कभी खरीदी है तो उसकी डब्बी उठाइएगा, उस पर उस ग्रंथ का नाम लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए वो शारंगधर संहिता से ली गई है, कहाँ से ली गई है, चरक संहिता से ली गई है, एक ऑथेंटिकेशन है, आयुर्वेद है। तो वो दवा का इसमें कहीं कोई नाम नहीं था। और हुआ ये कि इसके बाद में इन्होंने जब इस पर सवाल उठे तो इन्होंने एक बढ़िया तरीका अपनाया, ऑफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। अंग्रेजी दवा करने वालों, अंग्रेजी के डॉक्टरों के बारे में हल्की फुल्की बहुत चीप टाइप की टिप्पणियाँ वो लगातार करते जा रहे थे। और उसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जागा। आईएमए ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं और ये आदमी कह रहा है मेरी दवा से ठीक हो जाएंगे। अब देखिएगा, अभी तक के जो पूरे घटनाक्रम में ये आयुर्वेद की दवा नहीं है। ना बाबा रामदेव ने कहीं पे जाके प्ली किया कि भाई ये आयुर्वेद की दवा है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है इससे ठीक होता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि हमने इसको बाकायदा सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रायल किया है, उसके अंदर ये पता चला है कि ये दवा काम करती है। तो ट्रायल जब होता है तो उसके लिए भी एक सिस्टम है, आईसीएमआर की देखरेख में होता है। तो जो ट्रायल किया जाता है उसमें बताया जाता है भाई हमारे पास 50 लोग थे, उसमें 50 को हमने दवा की, 50 को ऐसे उल्लू बना दिया, प्लेसिबो कहते हैं उसको। जब दवा की ट्रायल होती है तो 50 लोगों को दवा देते हैं और 50 को कुछ ऐसी दवा देते हैं जो कोई काम नहीं करती है, उनको पता नहीं होता उनको क्या दे रहे हैं। फिर रिजल्ट लिखा जाता है, अगर दवा खाने वालों में बेहतर नतीजे आ रहे हैं, कितने % लोगों में आ रहे हैं। फिर वो सेकेंड और थर्ड फेज़ की ट्रायल होती जाती है, तो उसके पहले जानवरों पे करते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये मेथड बाबा जी ने नहीं अपनाया था। और इसके बाद में एक पिटीशन फाइल की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। कहाँ फाइल की? अदालत में कि भैया ये तो आदमी उल्लू बना रहा है और लोगों की जान ले रहा है, क्योंकि ये जो दवा बेच रहा है इस दवा में से आदमी ठीक हो जाते हैं, इसको लेकर कोई प्रमाण ही नहीं है, ना तो कोई स्टडी है जिसका ये दावा कर रहे हैं, ना WHO ने अप्रूव किया। तो एक बात बताइए, ये आयुर्वेद का अपमान कैसे हो गया? अभी बढ़ते जाएंगे तो और समझेंगे। हम अगर ये बोल रहे हैं कि ये बाबा रामदेव ने कोई फ्रॉड किया है तो ये आयुर्वेद का अपमान कैसे हो गया? क्या बाबा रामदेव धन्वंतरी हो गए हैं या बाबा रामदेव चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, क्या हो गए? और चरक और सुश्रुत पर भी तो कोई सवाल उठ सकता है कि आप पतंजलि पर सवाल उठाएंगे तो आप हमारी हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद, अजब तमाशा चल रहा है। मोदी जी लोटा लेके भाग जाएं, आप बोले लोटा लेके भाग गए, बोले देश का अपमान कर रहा है। ये एक खास तरह की फैलेसी होती है, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी फैलेसीज इस्तेमाल करके ये सामूहिक रूप से लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। तो ये सब मामला हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब आप एक काम करो कि ये मिसलीडिंग आप जो विज्ञापन दे रहे हो, यानी उल्लू बना रहे हो विज्ञापन दे के, ये देना बंद कर दो। रोक लगा दी इनके विज्ञापनों पे। अब विज्ञापनों पे रोक लगा दी तो उत्तरांचल की सरकार और केंद्र सरकार बाबा जी पे हल्का हाथ रखे हुए हैं। ये इनके विज्ञापन धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। जिस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं तुम बैठे रहो सुप्रीम कोर्ट, मैं हूं पतंजलि रामदेव, मोदी मेरा दोस्त और मैं जो चाहूंगा इस देश में करूंगा। क्या क्या किया वो भी आएंगे आगे। और ये करने के बाद बाबा जी आराम से विज्ञापन दिखाते रहे। फिर किसी भले आदमी ने कहा ये क्या हो रहा है, यहां तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, इसका विज्ञापन चले जा रहा है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट को एक गुमनाम चिट्ठी लिखी। जब चिट्ठी लिखी तो सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी निकाली और कहा ये क्या, ये तो कंटेम्प्ट हो गया, और उनको नोटिस किया कंटेम्प्ट के लिए। उस कंटेम्प्ट के नोटिस में भी इन्होंने ड्रामे किए, उसका जवाब देने में झूठ और मक्कारी, बहुत सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो की। और आखिर में जब ये फंस गए तो इन्होंने जाके माफ़ी मांगी। तो आप पूरा घटनाक्रम देखिए। पहले इन्होंने कहा कि हमने तो दवा निकाल ली है। जब तुमने दवा निकाली तुमको लड़ना चाहिए था। फिर तुमने कहा ये सपोर्टिव मेडिसिन हो गई। फिर बाद में कहा कि ये तो बहुत फूड सप्लीमेंट टाइप का है, जैसे विटामिन C, B की गोलियां खाते हैं, उसी में रजिस्टर कर दो। दवा बेचते रहे, विज्ञापन करते रहे। अब आप सुप्रीम कोर्ट के गुस्से की वजह समझिए। इस देश में जो लोग हैं जो बीमारी से मर रहे हैं उनको आप आस बंधा रहे हो। मैं आपको कहने लगूं कि मेरे पास आ जाओ, मैं कैंसर का इलाज कर दूंगा, आपका इलाज करने लगूं। पतंजलि में भी इस बात को लेकर शिकायतें आई हैं। अभी तक इस पर कोई कोर्ट वोर्ट का फैसला नहीं आया है।
मैं कोई टिप्पणी करूंगा तो वो ये माना जाएगा कि ये मानहानि है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ऐसी सिर्फ जानकारियां हैं, इनकी पुष्टि नहीं हुई है। पतंजलि में भी कैंसर का इलाज होता है, लोगों को वहां भर्ती किया जाता है, लोग फर्स्ट स्टेज के कैंसर में जाते हैं और जब उनका मामला बिगड़ जाता है, सेकेंड और फाइनल स्टेज में आते हैं, तब तक वो 4, 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च कर चुके होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं और इलाज की सीमा से मामला बाहर निकल चुका होता है। तो ऐसे ही पतंजलि को छोड़ दीजिए, मैं अगर यहाँ पे बैठ के इस तरह की दवा देने लगूँ कि मेरे पास, और मैं आपको उठा के जो है वो जीरा पीस के दे दूँ कि मैं कैंसर का इलाज करूँगा, अब आप मेरे पास प्राइमरी स्टेज में आए, जब आप मेरे पास से निराश होकर जाओगे तब तक तो आपका सेकेंडरी स्टेज में चला जाएगा, फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, आपको कोई बचा ही नहीं सकता। तो इस तरह से गंभीर बीमारी में अगर इलाज का मैं दावा करूं तो ये तो गलत है ना। और अगर आयुर्वेद था तो पतंजलि ने आज तक इस बात को साबित क्यों नहीं किया कि आयुर्वेद के फलां ग्रंथ से हमने ये फार्मूला लिया था या हमारी ये पेटेंट मेडिसिन थी, ये है, तो ट्रायल कहां है आपका। तो कुल मिला के एक 360 डिग्री का झूठ, अहंकार और सत्ता का मद लोगों के प्राण से खेल रहा था, जिसको आज मूर्खों की तरह बहुत सारे लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, यहां पे, वहां पे आयुर्वेद का अपमान बनाए पड़े हुए हैं। ये देशी बनाम विदेशी है, ये भारतीय परंपराओं, ऋषि परंपरा का अपमान है। एक हमारे देश में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं पुराने जमाने की, और उनको एक तरफ रख के ये अंग्रेजी डॉक्टरों की बात मानी जा रही है। भैया ऐसा नहीं है। हमारे देश में जितनी भी पुरानी अभी तक उपलब्ध रिकॉर्ड है, उन सारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से उन दवाओं पे काम करने वाले लोग, बाबा रामदेव का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले भी थे, गहन काम करने वाले वैद्य हैं इस देश में। इस देश में कई सारे आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे बाकायदा रिसर्च होती है, पुराने ग्रंथों को निकालकर उन पे पढ़ाई होती है, उनके आधार पर दवाएं खोजी जाती हैं, उनका ट्रायल होता है और नई दवाएं लाई जाती हैं। तो ये कहना कि बाबा जी आयुर्वेद के एकमात्र यही आयुर्वेद हैं, बाकी सब आयुर्वेद नहीं है, ये फैलेसी है। अब आते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो बाबा रामदेव की इतनी हिम्मत कैसे पड़ती है, ये समझना पड़ेगा। और ये आप जानेंगे कि किस तरह से इस सरकार के आने के बाद पतंजलि और बाबा रामदेव बेलगाम हो गए, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, और पूरा देश सिर्फ इसलिए बाबा रामदेव को दे दिया गया क्योंकि बाबा रामदेव किसी के लिए काम करते थे और उन्होंने चुनाव में किसी की मदद की। इस मामले में भी पतंजलि के खिलाफ आरटीआई वर्कर बी बाबू ने उत्तराखंड सरकार में एक मामला दर्ज कराया था। 22 में वो मामला 2022 में दर्ज कराया गया और इस माह के फरवरी तक फाइल टच से मस नहीं हुई थी पतंजलि के रामदेव की हरिद्वार से। इसके साथ साथ पतंजलि को सरेआम सस्ती जमीनें मिल रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, मायावती के समय में बना था, उस यमुना एक्सप्रेसवे के पास 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बाबा रामदेव एक फूड पार्क बनाएंगे और उसको बनाने के लिए तमाम सारी सुविधाएं सरकार ने दी। और तो और योगी सरकार ने बाकायदा कैबिनेट मीटिंग करके पतंजलि को सब्सिडी देने का ऐलान किया और पतंजलि आयुर्वेद को ये सब्सिडी दी गई है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान लीवर से जलते हैं। एक बात बताइए कि हिंदुस्तान लीवर जलता है क्या है? कभी आपने सुना कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को या गोदरेज को या बलसारा को या किसी भी हिंदुस्तान की एफएमसीजी कंपनी को, नई आई हैं पुरानी आई हैं, किसी ज़मीन पे सब्सिडी दी गई? मजाक भी उड़ाओगे फटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों का, बाद में फटी हुई जीन्स भी बेचोगे और बाद में उस पर सब्सिडी भी लोगे। और एक खाते में सब्सिडी ले लो, उसी जगह पे दूसरा बिजनेस कर लो, कौन रोक रहा है? जब खुलेआम सर इतनी बड़ी बड़ी गंभीर लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालने वाली शिकायतें आने के बाद फाइल पे बैठ जाते हैं, तो इसमें क्या होना था? खैर, पतंजलि को सब्सिडी देने का ऐलान किया योगी जी ने बाकायदा। और महाराष्ट्र में भी जब बीजेपी की सरकार थी तो 230 एकड़ ज़मीन
काफी कम दाम में पतंजलि को दी गई। फडणवीस साहब थे, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 268 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 58 करोड़ में दे दी गई है। सीधे सीधे 209 करोड़ रुपए बाबा रामदेव की झोली में महाराष्ट्र के लोगों से वसूला गया, जबरन वसूला गया पैसा। लगान है टैक्स, आपकी इच्छा हो ना हो आपको चुकाना पड़ता है, और सरकार वो पैसा लेकर झोली में डाल रही है। 58 करोड़ में ज़मीन दे दी, 209 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 268 करोड़ की ज़मीन थी वो। आप ज़रा एक फ्लैट खरीदने जाओ भाई साहब, ज़िंदगी के 15 से 20 साल आपकी गाड़ी कमाई घुस जाती है उसमें। दे दिया। लगातार पतंजलि को, अब 2019 में पतंजलि को 400 एकड़ ज़मीन दी गई, और ये भी असल रेट से 50% दाम पर दी गई। उसी महाराष्ट्र सरकार में दी गई और रामदेव एंड कंपनी को ही मिली। जहां जहां बीजेपी की सरकार बनती गई, पतंजलि की झोली भरती गई। देश की ज़मीन, देश का खजाना, देश का धन। अब आप सोचिए, 258 करोड़ में ज़मीन दी, उस पर 209 करोड़ की छूट थी। ये लूट नहीं है तो क्या है? कुल मिला के जहाँ जहाँ जैसे जैसे बीजेपी की सरकार बनती गई, बाबा को भूखंड ज़मीनें दनादन दी जाती रहीं। कुल 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी, छूट बाबा को मिली। असम में बाबा रामदेव की कंपनी को फ्री में, मुफ्त में 1200 एकड़ ज़मीन दे दी गई है। आप लोग 1200 एकड़ का मतलब क्या होता है, उसमें कितने मकान बन सकते हैं, कितने बस्तियां बस सकती हैं, इसको ज़रा लिख के कमेंट में बताइएगा। हालत यह है कि देश के कानून पतंजलि के फेवर में बदले जा रहे हैं। जिस मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है, वो मामला है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 170 का, जिसमें आप झूठ मूठ इलाज कह के कोई चीज़ नहीं बेच सकते हो। आप झूठा दावा करके नहीं बोल सकते हो कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे टीबी ठीक हो जाएगी, इससे तेरी हाइट बढ़ जाएगी, इससे तू गंजापन तेरा दूर हो जाएगा, काले घने लहराते बाल आ जाएंगे गंजी खोपड़ी पे, ये सब कह के जो बेचा जाता है। पुत्र जीवक बटी बाबा रामदेव आज भी बिक रही है वो, तमाम कंट्रोवर्सी हो गई उसके बावजूद। कौन रोकेगा जब कोर्ट के आदेश को कोई नहीं सुन रहा है? और हालत ये है कि इस धारा 170 को, जिसके अंदर ये प्रोविज़न थे और दूसरे प्रोविज़न थे, केंद्र सरकार ने इस प्रोविज़न को तो ख़त्म कर ही दिया और राज्यों को लिख दिया कि हम प्रोविज़न ख़त्म कर रहे हैं और कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा, तब तक इस कानून के तहत आप कोई एक्शन ही मत लो। यानी पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन मत लेना, और जिस कानून के तहत ये गुनाह है उसको बदल देंगे। बाबा रामदेव की अहमियत समझिए। कानून तो यूं बदलते हैं। केजरीवाल चुनी हुई सरकार लेकर आया, सरकार को तबादले, बदली और पनिश करने का अपने कर्मचारियों को अधिकार नहीं होगा, काम कैसे करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, ये गलत बात है कि तुमको जो है ये अधिकार नहीं मिल रहा है, ये तुम्हारा हक है केजरीवाल का। तो संसद से कानून बदल दिया गया। कई बार इस तरह के कानून बदले गए इस देश में, कुछ लोगों के फायदे के लिए। अभी आप जाते हो, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, कुछ करोगे, जेल में डाल देंगे, जमानत हो जाएगी, 15 दिन से ज़्यादा हिरासत पर नहीं भेजा जा सकता, 90 दिन का कर दिया, अनंत पूरा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कानून बदले गए हैं। खैर, तो ये कानून को बदल दिया गया, उसकी धारा 170 हटाने की बात हुई, और ये चीज़ें लगातार, ये प्रॉपर रिपोर्ट हुआ है। उसी भ्रामक विज्ञापन वाले मामले से जुड़ा हुआ कानून केंद्र सरकार बदल रही है, जिसमें बाबा रामदेव का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ये पूरी कहानी इतनी ज़्यादा गुथी हुई है और इतना ज़्यादा इसके बीच में कहानियां हैं कि आप देखते जाइए। बाकायदा आयुर्वेद को बाबा रामदेव और पतंजलि का पर्याय बना दिया गया, और आयुर्वेद का बिजनेस बाबा रामदेव करते हैं, उनको फ़ायदा मिले, तो उसके लिए बाकायदा एक आयुष मंत्रालय बना के और उनको सपोर्ट दिया गया, ताकि एक
मंत्रालय बन जाए, उसका काम सिर्फ यही हो कि पतंजलि और ऐसी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना। बाकी आयुर्वेदिक कंपनियां, वैद्यनाथ बैठी हुई है, डाबर बैठी हुई है, कृष्ण गोपाल कालेड़ा बैठी हुई है, दूध पापेश्वर बैठी हुई है, झंडू फार्मास्यूटिकल्स बैठी हुई है, सारा मलाई जो है और सबसे प्योर दवा यही बना रहे हैं जैसे आयुर्वेद के, इनको मिलता जा रहा है सारी मलाई। आप सोचिए मेडिकल राष्ट्रवाद है ये, कि बाबा जो है उनकी पसंद के हिसाब से मंत्रालय बन गया। और तो और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनता है। योग दिवस का आइडिया भी पतंजलि और बाबा रामदेव का ही था, चूंकि बाबा को योग से पहचाना जाता है और उन्होंने योगा शो कर करके शुरुआती पूंजी जुटाई थी। पूंजी ली गई आपसे पतंजलि योग पीठ बनाने के लिए कि हम एक एकेडमी बनाएंगे जहां योग सिखाया जाएगा। उस पूंजी को बिजनेस में इस्तेमाल किया गया। उस पूंजी के आधार पे फिर अब तो खैर हर तरफ से पैसे का परनाला उधर ही बह रहा है। खैर, इसके अलावा जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार पतंजलि का जलवा ही जलवा है। कम से कम 50-100 मामले तो आप सुन चुके होंगे कि शहद में मिलावट पाई गई, घी खराब था, हल्दी, इस तरह की 50 चीज़ों के आप मामले सुन चुके होंगे। 150 मामले पतंजलि के खिलाफ नोटिस भी हुआ, चालान भी हुआ, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा, फूड डिपार्टमेंट ने भेजा। क्या हुआ? कुछ बिगड़ गया? क्यों नहीं बिगड़ा? कोई और करता, किसी और ने किया होता इस देश में, अगर यही क्वालिटी से जुड़ी हुई कमियां किसी और में निकल आती, निकलती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में निकली थी तो इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने दिया ना, याद कीजिए। उन्होंने भी घटिया दवाएं थी उनकी, फेल कर गई थी, लेकिन दिया। कुल मिलाकर ये पूरा एक मामला बनाया जा रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बाबा रामदेव को नोटिस मतलब हिंदुओं पर हमला, तुम्हारी संस्कृति पर हमला। जो हिंदुत्ववादी मौन हैं सतर्क हो जाएं, संस्कृति को बचाना होगा, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। यानी पतंजलि और बाबा रामदेव हिंदू धर्म के प्रतीक हो गए हैं, यानी उनकी रक्षा करोगे तो हिंदू धर्म बचेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फैलेसी क्या है जिसके बेसिस पर इस तरह का एक प्रचार किया जा रहा है। ये फैलेसी है फॉल्स डायलेमा की फैलेसी। इसमें आपके सामने एक डायलेमा पैदा कर दिया जाता है कि ब्लैक या वाइट, और आपकी बाकी सोच बंद कर दी जाती है कि अगर पतंजलि या तो है या नहीं है, और पतंजलि अगर है तो आयुर्वेद है, नहीं तो नहीं है। पतंजलि अगर है तो हिंदू धर्म है, नहीं तो नहीं है। तो आपके सामने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा कर दिया जाता है कि अगर मैंने पतंजलि को सपोर्ट नहीं किया तो मैं हिंदू विरोधी हो गया। और जो पहले से हिंदू समर्थक बनने के लिए प्राण दिए पड़े हैं, उन लोगों के दिमाग पे ये फैलेसी बड़ा तगड़ा हिट करती है। इसी तरह से इसमें और भी फैलेसीज इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे कि अथॉरिटी का इस्तेमाल करना। यानी मोदी जी करेंगे तो गलत नहीं करेंगे। आपके दिमाग में मान लीजिए आप मोदी जी के फैन हैं, तो एक बैठा हुआ है कि भैया ये आदमी जो है इसका ये व्यक्तित्व है, लेकिन ये सच तो नहीं है। हमारे देश में एक साधु महात्मा जिसकी हम बहुत इज्जत करते थे, लोगों के घर में तस्वीरें होती थी, वो बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। दूसरा एक और बाबा भी जेल में बंद है, बलात्कार के मामले में, फिल्मों में भी काम करता था। तो क्या एक अच्छा आदमी एक बुरा काम नहीं कर सकता? लेकिन आपको वो अथॉरिटी ऐसे जोड़ दी जाती है कि भैया ये कह रहे हैं, अरे यार क्या बात करो, फला आदमी बोल रहा है। तो ऐसे ही अगर बाबा खड़े होकर बोल रहा है कि मेरी दवा इलाज कर देती है, और वहाँ बगल में खड़े हुए गडकरी साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो आपको लगेगा भाई देश का स्वास्थ्य मंत्री प्रमोट कर रहा है, WHO ने अप्रूव की है, मैं गोली खा लूँ, दवा खा लूँ, और उस दवा से आपके जीवन को क्या खतरा हुआ, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ये जो तरीके अपनाए जाते हैं इस तरह के कि हिंदू परंपरा से जोड़ देना, इसमें एक और फैलेसी इस्तेमाल की गई है कि जो चीज़ें, उस फैलेसी में ये सिखाया जाता है कि जो चीज़ें पुराने काल से चली आ रही हैं वो सही हैं, जो पुराना मेथड है वो हर हाल में सही है। और इसीलिए तो हमारे
पुराने समय से चला आ रहा है। एक दिन एक सज्जन मुझसे बोले कि साहब पुराने ज़माने में खाना पीना बहुत अच्छा था। हाँ साहब, और ये था इतना अच्छा खाना, शुद्ध खाना था। अच्छा साहब, हम भी मानते शुद्ध खाना था। अब उन्होंने उसके लिए एक फैक्ट दिया, पहले आदमी 100-100 150 साल जीता था, हमारी एक दादी थी वो जी थी। तो मैंने कहा भैया 1947 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी भारत की? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि भारत में जो लोग हैं उनकी मृत्यु जब हुई तो वो कितने साल के थे। तो इसका एक औसत पूरे देश का निकाल लिया जाता है। कोई 40 में मरा होगा, कोई 50 में मरा होगा, कोई 60 में मरा होगा। तो पता चला 32 साल थी साहब। आज से 75 साल पहले भारत का आदमी औसत 32 साल जीता था। आज ये 70 साल के आसपास पहुंच रहा है औसत, यानी कोई 100 साल भी जी रहा होगा, कोई 40-45 भी होगा, लेकिन औसत 70 साल जी रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में ये कि जो पहले था वो था, ये केवल भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इसी तरह से एक झूठ को सच बनाने के लिए इस एक साइकोलॉजिकल इस्तेमाल किया जाता है। ये भी है कि आयुर्वेद बोल दो तो लोग कहेंगे भाई आयुर्वेदिक दवाएं तो सही होगी। भाई आयुर्वेद सही है। आयुर्वेद में इतने सालों से आयुर्वेद में जो भी बदलाव हुए हैं, क्या हुए हैं, एक साइंस है, रोज बदलता है। आयुर्वेद भी एक साइंस है। भारत में 2500 साल पहले, भारत में, पूरी दुनिया में शायद 2700 साल पहले, पूरी दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की गई। नाक की प्लास्टिक सर्जरी भारत में 2700 साल पहले हो गई थी। रीनोप्लास्टी जिसको कहते हो आप मेडिकल साइंस की भाषा में। करने वाले कौन थे? सुश्रुत थे। और सुश्रुत ने बाकायदा जो है वो उसको लिखा, और सुश्रुत संहिता मेडिकल साइंस में वर्ल्ड वाइड पढ़ाई जाती है। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं कि भाई भारत में पहले सर्जरी होती थी नाक की, और नाक की प्लास्टिक सर्जरी मतलब सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आए, सब कुछ चले और शक्ल भी अच्छी हो। 2700 साल पहले कोई ऑपरेशन थिएटर कुछ नहीं था, तो साइंस था भारत में। अब उस साइंस को 2700 साल से लेके आज तक सर्जरी में जितने चेंजेस आए हैं, लेज़र आ गया है, आज हमारे पास में रोबोट है, तो क्या हम यही कहेंगे कि नहीं 2700 साल पहले सुश्रुत जो करते थे आग भट्टी में गर्म करके हाथ के बनाए हुए औजार हम उससे ही करेंगे, या सुश्रुत वाला फार्मूला है तो सही होगा? यह भी एक फेलिसिटी है। हमको समय के साथ बदलना पड़ता है। वही विज्ञान वाला जो सुश्रुत का देश था, बाद में उस देश में क्या हुआ? आदमी बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ये हो जाएगा, जादू मंत्र से ठीक करने लगे, तंत्र मंत्र से ठीक करने लगे, निर्मल बाबा आ गए, हमने वो सारा विज्ञान जोड़ दिया क्योंकि हमने सुश्रुत को एक जो शल्यक थे, वैज्ञानिक थे, उनको बदल दिया चमत्कारी व्यक्तित्व में। मंत्र पढ़ के ठीक हो जाएंगे, ये सब होने लगा ना। तो अब जो बाद में जो चीज़ें धीरे धीरे करके गिरी या अच्छी हुई, उन चीज़ों को ही आपको देखना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी कि पहले हुआ तो सही हुआ। बहरहाल कुल मिला के अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा का पूरा मामला है पतंजलि का, ये मामला आयुर्वेद के ऊपर हमला नहीं है। कोई आयुर्वेद के पीछे नहीं पड़ा है। आयुर्वेद अपनी जगह है। आयुर्वेद पे काम करने वाले पतंजलि के बाबा रामदेव के अलावा भी इस देश में लाखों लोग हैं, गंभीरता से काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनको चैनल वाला नहीं दिखाता है क्योंकि वो चैनल वाले को विज्ञापन नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते, उनके पास है ही नहीं। और आयुर्वेद के विकास में लगे हुए हैं। आयुर्वेद के कॉलेजेस हैं इस देश में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पढ़ाई होती है। वहाँ से डॉक्टर जो आयुर्वेद पढ़ के निकल के आते हैं, वैद्य लोग निकल के आते हैं। देश भर में लोगों का आयुर्वेद से इलाज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पतंजलि का एक फ्रॉड पकड़ जाए तो उसको आप ये कह दो कि ये आयुर्वेद पे हमला है। तो इसीलिए ये एक गलतफहमी चल रही है। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाऊं और मैं आपके सामने वो हकीकतें सिलसिलेवार ढंग से रखूं जो बाबा रामदेव की सच्चाई बयान करती हैं। और ये जो हकीकत मैं आपको रख रहा हूं, ये 5% भी नहीं है उस व्यापक संसार में से जो उन्होंने बसाया है। नमस्कार, जय हिंद।